Our next topic from the OPD case discussion is about the constipation. So constipation सबसे पहले होती क्या है? That is passage of hard stools or difficult defecation. इसको constipation कहते हैं. पेशेंट आपके पास जो कॉन्स्टिपेशन का आता है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है? हार्ड स्टूल्स हैं, अनेबल टू पास स्टूल्स फ्रॉम 2 days. इफ़ पेशेंट इज़ पासिंग फ्लेटस दैन नो वरीज. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि पेशेंट आपके पास जो कॉन्स्टिपेशन के होते हैं वो या तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि या तो वो ओपीडी में आएंगे या वो इमरजेंसी में आएंगे. अगर तो एक पेशेंट है वो कह रहा है कि मुझे 3 दिनों से ना स्टूल पास हुआ है, ना फ्लेटस पास हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और हम जो है उसको जब एग्ज़ामिन करते हैं एब्डोमेन को तो हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलती है. So we will think of intestinal obstruction. Obviously this is not a simple constipation. This is an emergency. So it is not a simple OPD case. तो इसको obviously हम emergency समझ के tertiary care में refer करेंगे. और एक पेशेंट है, मतलब उसका फ्लेटस पास नहीं हो रहा ना, तो वो एक इमरजेंसी है. लेकिन अगर पेशेंट कह रहा है कि वो फ्लेटस पास कर रहा है तो फिर हम उसको एक कहेंगे कि अब वरीज नहीं है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं है, तो फिर हम उसको इमरजेंसी नहीं समझेंगे. हम उसको प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन समझ सकते हैं कि लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से या मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर डिजीज़ सोच सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक फ़ीमेल है और वो बता रही है कि मुझे 3 months से कॉन्स्टिपेशन है. मतलब टोटल कॉन्स्टिपेशन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कभी कभार हो जाती है कॉन्स्टिपेशन और काफ़ी दिनों रहती है. और साथ में वो कहती है कि मुझे भूख भी नहीं लगती, मेरा वेट गेन होता जा रहा है. और हम पूछते हैं कि आपके मेंसेस प्रॉपर आते हैं कि नहीं, तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हैं, उसकी अलग से मेडिसिन ले रही हूँ मैं. और उसकी पल्स जो है वो भी हमें ज़्यादा मिली है, मतलब टैकीकार्डिया हुआ है ना उसके. तो अब ये केस सिंपल कॉन्स्टिपेशन का नहीं है, मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर डिजीज़ है, कि प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई और डिजीज़ है. और ये जो इस तरह की डिजीज़ होती है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट गेन, टैकीकार्डिया, मेनोरेजिया, दिस इज़ हाइपोथायराइडिज्म. इसी तरह अगर हम बात करें कि एक पेशेंट है 24 years मेल और वो दूर इलाके से कोई गांव से आया है और कह रहा है कि मुझे 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन रह रही है और भूख भी नहीं लगती और ठंडे पसीने आते हैं, हल्का हल्का बुखार रहता है, ठीक है, और पेट भारी भारी फील होता है. अब जब इस पेशेंट के एब्डोमेन को हमने एग्जामिन किया तो हमें राइट इलियक फॉसा में मैस फील हुआ. सो दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ इंटेस्टाइनल टीबी, वेट लॉस भी है इसका. तो इस पर भी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसी से आपको पता चल गया कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से आपको कोई डिस्टेंशन मिल सकती है एब्डोमेन की, या फिर आपको कोई मैस मिल सकता है. फिर एक पेशेंट है 70 years मेल, ओल्ड मेल है, और उसको ब्लड इन स्टूल भी आ रहा है लॉन्ग विद कॉन्स्टिपेशन. 1 महीने में 1 दफ़ा उसको ब्लड इन स्टूल आया फॉर एग्ज़ाम्पल, और हल्का हल्का बुखार भी है, और हमने फ़ील किया कि राइट इलियक फॉसा में मैस है. तो इसमें कोई वेट लॉस की या लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री नहीं है, और कोई ठंडे पसीने वगैरह नहीं आ रहे उसको, लेकिन उसका वेट लॉस हो रहा है और बूढ़ा बाबा है, ठीक है, राइट इलियक फॉसा में मैस फील हो रहा है. तो इसमें हम सीए सोचेंगे, कार्सिनोमा सोचेंगे, ठीक है. तो कौन से क्वेश्चंस आपने करने होते हैं जब भी कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है? सबसे पहला तो मेन क्वेश्चन है कि फ्लेटस पास किया या नहीं किया. फ्लेटस पास नहीं किया, उसको कहो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्कैन कराओ, रेफ़र कर दो उसको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में. फ्लेटस पास कर रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है वेट गेन या वेट लॉस तो नहीं हुआ. वेट गेन हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म सोचोगे. वेट लॉस हो रहा है तो साथ में फिर फीवर की हिस्ट्री ले लोगे, ठीक है. तो फिर आप उसको वेट लॉस के साथ फीवर की हिस्ट्री लोगे, चिल्स की हिस्ट्री लोगे, और फैमिली हिस्ट्री पूछोगे टीबी की,
और इस तरह से आप टीबी को रूल आउट करोगे। ओल्ड एज में मेल आ रहा है तो फिर आप ऑब्वियसली उसको सीए सोचोगे, ब्लड एंड स्टूल पूछोगे और ये पूछोगे कि जो है ये सारा कुछ, इससे आप सीए सोचोगे। फिर आप उसकी ऑब्वियसली वाइटल्स लोगे तो उसकी पल्स लोगे, पल्स ज़्यादा होगी तो हाइपोथायराइडिज्म का केस है। फिर टेम्परेचर में आपको यही मैं आपको बताया जैसे कि बुखार हुआ होता है तो इन्फेक्टिव कॉज सोच सकते हो कॉन्स्टिपेशन की। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करके एग्जामिनेशन करनी है। फिर मतलब क्वेश्चन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्लेटस एंड वेट गेन वेट लॉस। फिर वेट लॉस में आप आगे से उसके क्वेश्चंस पूछोगे जो है टीबी के लिए और सीए के लिए, ओल्ड एज है तो। और वेट गेन के लिए आप हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स पूछोगे। वाइटल्स ले लोगे, वाइटल्स लेने के बाद आप उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करोगे। फिर उसका एब्डोमेन देखोगे, एब्डोमेन में देखोगे कोई मैस तो नहीं है, कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, हर्नियल ऑरिफिसेस को देख लोगे क्योंकि हर्निया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और फिर आप बाउल साउंड्स लोगे ऑस्कल्टेशन पे और 5 to 6 बाउल साउंड्स नॉर्मल है। ये सब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के केस में बाउल साउंड्स आपको स्लगिश बाद में मिलती हैं, पहले एग्जैजरेटेड मिलती हैं। लेकिन ये सब कुछ रूल आउट करने के बाद कि कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर डिजीज़ and flatus, patient is passing flatus, no history of weight gain, weight loss, and vitals are okay, and chest is okay, abdomen is okay, then you will think this is primary constipation. Primary reason of constipation is 80 to 85% cases this is because of poor lifestyle of the patient, poor eating habits, कि पेशेंट वॉक नहीं करता, खा पी के बैठ जाता है, पानी कम पीता है, फाइबर्स कम लेता है, रिफाइंड कार्ब ज़्यादा ले रहा है, बाहर के खाने ज़्यादा खा रहा है, तो फिर आप इसको सोचोगे दिस इज़ प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। ठीक हो गया। तो रेड अलर्ट साइंस क्या हैं? लॉस ऑफ वेट, यू विल थिंक ऑफ कैंसर, ब्लड मिक्सड विद स्टूल along with constipation, associated with vomiting, abdominal distension or bowel sounds not audible. So this is how you will approach a patient of constipation. कोई भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है तो उसको डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लिख के देते, पहले उसको रूल आउट करते हैं कि कोई सेकेंडरी कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। नाउ यू विल, जो हम यहाँ पे देखेंगे ओपीडी केस है, इमरजेंसी केस नहीं है, तो यहाँ पे हम ओपीडी जो जनरल प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन है उसको डील करना सीखेंगे, विच इज़ बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले जो हमने मैनेजमेंट में पेशेंट को बताना है वो मेडिसिन से ज़्यादा रोल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का है, क्योंकि मेडिसिन खाता रहेगा, लाइफस्टाइल फिर उसी तरह का है तो कोई फ़ायदा नहीं है मेडिसिन का। सो पेशेंट को क्या बताना है? आपको पानी की कमी है, आंतों की खुश्की हो चुकी है, ठीक है, पानी, ये मैनेजमेंट, पानी की कमी है, आंतों की खुश्की है, इससे पेशेंट को पता चल जाएगा कि मुझे क्या मसला है। पेशेंट को थोड़ी उसकी बीमारी के बारे में भी बता दिया करें, जो एक नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज होती है उसके अंदर, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में नहीं बताना कॉन्स्टिपेशन है, बताओ कि उसको जो है पानी की कमी है, आंतों की खुश्की हो चुकी है, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज में। फिर जी उसको बताओ कि आपने खाना चबा के खाना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नहारे मुँह पानी पी कर चहलकदमी करनी है, सब्जियों, सलाद, खीरा, गाजर, फलों में अमरूद, इनार, खरबूजा, तरबूज खाना है, वर्जिश को मामूल बनाना है, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। किस तरह की वर्जिश करनी है? ब्रिस्क वॉक करनी है कि जिससे आपका सांस फूले और पसीने आए, उस तरह की वॉक, बिल्कुल ऐसी आराम आराम से वॉक नहीं करनी। नाश्ते में इसबगोल का छिलका दही के अंदर डालकर खाएं, उसमें ये सीन होता है कि हम दही के अंदर इसबगोल मिक्स करके 15 मिनट्स फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द लेक्सेटिव्स, जिससे पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होगी।
तो जैसे कि हमने जब हेमोरॉइड्स डिस्कस किए थे, एनल फीजर डिस्कस किया था, देयर वी डिस्कस दैट कॉन्स्टिपेशन के लिए जो लेग्जेटिव्स यूज़ होते हैं उनकी 3 चीज़ें होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, दूसरे होते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स, और तीसरे होते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स। बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं उनमें वी हैव द लैक्टुलोज। लैक्टुलोज जो होता है वो 2 फॉर्म्स में आता है, सीरप डोफेलेक या सीरप लाइलैक। दूसरे होते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं कि मोटिलिटी ज़्यादा करते हैं इंटेस्टाइन की, और उसमें आ जाते हैं हमारे सोडियम पिकोसल्फेट, जिनकी फॉर्म्स आती हैं स्केलेक्स या लेक्सोपेरॉन। और तीसरे होते हैं हमारे स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर्स में आते हैं क्रेमाफिन, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन एक्चुअली उसकी फार्मूला है और क्रेमाफिन उसका ब्रांड है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये सीन होता है कि हमने किन को कौन से एजेंट्स देने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो अडल्ट्स हैं और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके अंदर आप देते हैं स्टिमुलेंट्स। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और CLD के मरीज़ हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के, उनके अंदर आप देते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, लैक्टुलोज। क्योंकि लैक्टुलोज जो होता है ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये क्या करता है, ये अमोनिया के एब्जॉर्प्शन काम करता है और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से प्रिवेंट करता है। और आपको पता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जो है, जो लिवर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हेपेटिक इनकैफ का चांस हो जाता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है ये। तो CLD के पेशेंट्स के अंदर हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स देते हैं, लैक्टुलोज, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को। फिर तीसरे होते हैं हमारे स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर्स हम देते हैं एनल फीजर और हेमोराइड्स के पेशेंट्स को, जैसे कि हमने वहाँ पे क्रेमाफिन दिया था, और उन पेशेंट्स को जो कि बेड रिडन है। बेड रिडन पेशेंट्स को ऑब्वियसली स्टूल सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि उनको स्टूल्स जो है वो लूज़ होके आए, ना कि बहुत हार्ड होके आए, क्योंकि वो चल फिर तो सकते नहीं है, तो स्टूल सॉफ्ट कर देगा ये। अब इनके हम देख लेते हैं डोजेस। जो हमारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, लैक्टुलोज, सीरप डोफेलेक, उनकी डोज है 2 टीस्पून सुबह दोपहर शाम। डोफेलेक भी दे सकते हैं, लाइलैक भी दे सकते हैं। 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 4-5 दिन के लिए। जो स्केलेक्स और लेक्सोपेरॉन है विच आर द स्टिमुलेंट्स, उनकी डोज है 5 mg, 1 चम्मच सुबह शाम, ठीक है। और जो स्टूल सॉफ्टनर्स है उसमें क्रेमाफिन आ जाता है, सीरप क्रेमाफिन, 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम। तो ये चीज़ आ जाती है, 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनकी समझ आ गई कि लेग्जेटिव्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनके इन पेशेंट्स को हमने कौन से लेग्जेटिव्स देने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर अब नॉर्मल क्या होता है। देखिए, अगर एक साल से छोटा बच्चा है ना, तो उसको 7 स्टूल्स अ डे अगर आ रहे हैं, तो क्या वो कॉन्स्टिपेशन है, सॉरी डायरिया है, वो नॉर्मल है, ठीक है। आफ्टर 7 डेज़ अगर वो स्टूल पास करता है तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो एक दिन में 7 दफ़ा स्टूल पास करे तो आप उसको डायरिया लेबल कर दें, नहीं, दैट इज़ नॉर्मल। अगर वो 1 हफ्ते बाद स्टूल पास करता है तो उसको अपनी कॉन्स्टिपेशन नहीं करनी, कहनी दिस इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए 1 साल से कम वाले बच्चे में, रिगार्डलेस कि उसकी कॉन्सिस्टेंसी चेंज ना हो स्टूल की, वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हो, ब्लड उसमें ना हो और फीवर ना हो बच्चे को साथ, तो फिर ये नॉर्मल है।
अगर बच्चे के अंदर आपको स्टूल में ब्लड मिल रहा है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, करंट जेली स्टूल आ रहा है, तो यू विल थिंक ऑफ इंटरसेप्शन। अगर एक बच्चा है और उसकी माँ कहती है कि वो खाना नहीं खाता, उसका वेट गेन हो रहा है, चबी चबी हो गया है, और उसकी पल्स आप लेते हो तो ब्रेडिकार्डिया मिलता है, तो यू विल थिंक ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, टेकीकार्डिया नहीं मिलता, सॉरी, हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया मिलता है, हार्ट रेट कम होता है। तो पहले अगर मैंने टेकीकार्डिया बोल दिया था तो दैट वाज नॉट राइट, दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया मिलता है। ठीक है, और अगर एक बच्चा है, उसकी माँ कहती है कि वो मिट्टी खाता है, मिट्टी में खेलता है, ठीक है, और रबर खा लेता है, पेंसिल के सिक्के खा लेता है, ठीक है, और रात के वक्त ना पेरिएनल इचिंग की कंप्लेन कर रही है उसकी मदर, और हम एनल रीजन देखते हैं तो वहाँ पे आपको रेडनेस मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो यू विल थिंक ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो इसके लिए आइडियली तो ये है कि आप वो जो स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओवा करवाएं या पेरिएनल टेप स्क्रैच टेक्निक से उसको एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के जो एग्स हैं उनको पकड़ के माइक्रोस्कोप में नीचे देखें, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बच्चों में समझ आई कि एक साल से छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें नॉर्मल क्या है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर आपने कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लड इन स्टूल का ज़रूर पता करना है कि वो कहीं इंटरसेप्शन तो नहीं है। आपने उसकी पल्स ले लेनी है, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है आपको, वेट गेन मिल रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म का सोचना है बच्चों में, और वर्म इन्फेस्टेशन के लिए हिस्ट्री ले लेनी है। फिर आप बच्चों के ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर आपको इन तीनों में से नहीं मिल रहा कुछ भी, ब्लड भी नहीं मिल रहा, हाइपोथायराइडिज्म के साइंस भी नहीं मिल रहे, वर्म इन्फेस्टेशन भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर आप बच्चों के अंदर स्किलेक्स ड्रॉप्स दे देंगे। ठीक है, 4 to 6 ड्रॉप्स ओरली लेने हैं, जो कि स्किलेक्स क्या है, स्टिमुलेंट है। ठीक है, वो आपने दे देना है बच्चों को। लेकिन अगर आपको वर्म इन्फेस्टेशन मिल रही है बच्चों के अंदर, ठीक है, रिकरेंट हिस्ट्री दे रही है मदर, इससे कॉन्स्टिपेशन ट्रीट नहीं हो रही, और अब वो आपने एग्जामिनेशन किया तो पेलर के साइंस मिल रहे हैं, यू विल थिंक ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, और बच्चा जो है ख़ारिश भी कर रहा है, अब पेरिएनल इचिंग भी कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपने करना है डीवॉर्म करना है पेशेंट को। डीवॉर्म के लिए जो आपके ड्रग्स यूज़ होते हैं, दे आर बेंडाजोल एंड मीबेंडाजोल्स। तो बेंडाजोल का ब्रांड आता है सीरप सेंटल, 200 mg पर 5 ml। तो फिर उसको हम देखते हैं कि अगर 2.5 साल से छोटा बच्चा है तो फिर कैसे देना है, 2.5 साल से बड़ा बच्चा है तो फिर कैसे देना है। 2.5 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें आधा सिरप जो है ना वो आपने उसको पिला देना है। ठीक है, स्टार्ट में, एंड देन अ डे आफ्टर टुमारो। और अगर 2.5 साल से ज़्यादा है तो 10 ml स्टैट पिला देना है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको करना है कि आज रात, ठीक है, उसके बाद 3rd डे पे, फिर 10th डे पे, और फिर 3 महीने 3rd मंथ पे, इस तरह से देना है। ठीक है, और जो 2.5 साल से बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसको आज देना है, फिर 10th डे पे देना है, और फिर 3rd मंथ पे देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब पहले जो हम देते हैं आज, ठीक है, तो आज उसकी अडल्ट स्किल होंगी, ठीक है, 10th डे पे उसकी सिस्ट जो रहेगी होंगी वो किल होंगी, और 3rd मंथ पे जो बाकी की जो है सिस्ट के बाद उसके जो बाकी रह गए होते हैं वो किल होंगे। तो इस तरह से हम किल करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, अब ये सीन होता है ना कि आपको पता है कि जो है, आपको पता है कि ये जो वर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के, बच्चों के इंटेस्टाइन के अंदर चिपक के उनकी जो
जो भी न्यूट्रिएंट्स वो खा रहे होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, खुद खा लेते हैं। तो इस वजह से बच्चों को आयरन और B12 की कमी हो जाती है, तो वो सप्लीमेंट्स देने होते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स में क्या है? सप्लीमेंट्स में है सिरप सेंगोबियन विच इज़ आयरन, 1 चम्मच रोज़ाना 1 माह के लिए। और विटामिन B12 जो है उसके लिए है सिरप लीडरप्लेक्स, और मल्टीविटामिन है सिरप विडाइलिन सुबह शाम। ठीक है, मल्टीवाइटा, ये तीनों जो है ना 1 माह के लिए देने हैं बच्चे को, ताकि उसकी जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर हो, वर्म्स की वजह से इफेक्ट ना हो। तो अब हम इसका एक केस डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है बच्चे की। हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स, माँ कह रही है कि बच्चा स्टूल पास करते हुए ज़ोर लगाता है, वॉमिटिंग भी है उसको, और ईटिंग नॉन फूडी थिंग्स फॉर एग्जांपल क्ले। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली, या इसके साथ अगर पेरिएनल इचिंग भी है तो वो तो आपको ज़रूर फेवर करेगी वर्म इन्फेस्टेशन की। ठीक है, तो वर्म्स है, कॉन्स्टिपेशन है, अनीमिया है। हमने देखा तो पेलर था पेशेंट। ठीक है, तो अनीमिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वर्म्स है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने ट्रीट करना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी उसको ट्रीट करेंगे, अनीमिया के लिए भी और वर्म्स के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के लिए स्केलेक्स ड्रॉप्स हैं जिनकी हमने बात की है, 4 से 6 कतरे कब्ज़ की सूरत में। दूसरी चीज़ है आपका, जो आपने वर्म्स को मारने के लिए सीरप जेंटल 5 mg पर 5 ml 2 चम्मच आज रात पिला दें। ठीक है, फिर इसको जो है ना आपने 3rd डे पे पिलाना है, फिर 10th डे पे, और फिर 3rd मंथ पे। तो फिर सिरप सेंगोबियन है विच इज़ आयरन, 1 चम्मच सुबह रोज़ाना पिलाएं 3 महीने के लिए। फिर सिरप लीडरप्लेक्स 1 चम्मच रोज़ाना शाम को पिलाएं 3 महीने के लिए। सिरप विडाइलिन सुबह शाम चाय वाला चम्मच सुबह शाम पिलाना है। ठीक है, आधा सेब रोज़ाना खिलाएं बच्चे को, और कीमे की टिक्की या अंडा उबला हुआ खाएं। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको ट्रीट करना है। फिर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स, हार्ड स्टूल्स, दिस इज़ एक्चुअली द प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें टैब लेक्सोपिरॉन है, हम दे रहे हैं 5 mg की, सुबह शाम 2 करने हैं। ठीक है, और फिर 1 सुबह शाम कर दें, पहले जो है 2 और फिर 1 सुबह शाम। तो लेक्सोपिरॉन हम दे रहे हैं स्टिमुलेंट, अडल्ट है ना, अडल्ट का केस है ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर मोशन लग जाए तो बंद कर दें। फिर पानी ज़्यादा पिएं। इसबगोल का छिलका दही में डालकर इस्तेमाल करें। इसमें ये होता है कि इसबगोल जो होता है ना वो आपका होता है ये बल्क फॉर्मिंग, और दही जो होता है ना वो प्रोकाइनेटिक होता है। तो ये दोनों रोल्स प्ले कर रहा होता है। फलों और अमरूद, अनार, बीज समेत खाएं। सब्जियों का सलाद और खीरे का मामूल बनाएं। सुबह नहार मुँह जो है ना पानी का ग्लास पीकर चहलकदमी करें। वर्जिश को मामूल बनाएं। वो सारी चीज़ें बता देनी है पेशेंट को। ठीक है, so this is how we treat the patient of constipation, primary constipation actually. ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर तो ये सेंगोबियन का मैं बता देती हूँ कि जो आयरन का सिरप होता है इसके लिए अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसको आधे से 1 चम्मच पिलाते हैं 3 महीने के लिए, 1 से 3 महीने के लिए। अगर 5 से 12 साल का बच्चा है तो 2 चम्मच रोज़ाना पिलाते हैं शाम के वक्त, सुबह के वक्त। ठीक है, मतलब कि 5 साल तक का बच्चा है तो आधे से 1 चम्मच, और 5 से 12 साल का बच्चा है तो 2 चम्मच पिलाने होते हैं। लीडरप्लेक्स जो होता है ये विटामिन B12, ये डाइफेलोपोथ्रियम जो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा देता है, तो इस वजह से शाम को ये पिलाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले मैंने बताया कि आपने पेशेंट से क्या क्वेश्चंस करने हैं। इमरजेंसी ओपीडी को जो है ना आपने डिफ्रेंशिएट करके लहदा करके ओपीडी का केस आपने ट्रीट करना है। ओपीडी का केस प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन का होगा, उसमें आप अच्छा सा पेशेंट को लेक्सेटिव देंगे, अच्छी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस
का बताएंगे, ठीक है। और जो है ना पेशेंट को भेज देंगे, ठीक है। पीड्स में आपने जो है ना कुछ बीमारियों को रूल आउट करने के बाद आपने स्केलेक्स ड्रॉप्स देने हैं 4 से 6 कतरे, ठीक है। अगर आपको वर्म्स लग रहे हैं तो फिर आपने वर्म्स के लिए ट्रीट करना है, जिसमें जेंटल सिरप है, एबेंडाजोल और आयरन और B12 है। तो इस तरह से जो है ना यू विल एक्चुअली ट्रीट द पेशेंट। तो अगर 2.5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 1 चम्मच पिलाना है, ठीक है। और अगर 2.5 साल से ज़्यादा बच्चा है तो उसको 2 चम्मच पिलाने हैं, ठीक है। तो वो सिरप ही इतना होता है कि वो ना मतलब ख़त्म हो जाता है, वो होता ही इतना है, 1 डोज़ ही होती है उसकी। तो 1 चम्मच पिलाओ तो आधा सिरप बनता है, ठीक है। और 2 चम्मच पिलाओ तो वो पूरा सिरप बन जाता है। तो इस वजह से ना कहते हैं कि इस तरह से उसको देते हैं, ठीक है। सेंगोबियन, लीडर प्लेक्स और विडालिन लिखते हैं, स्किलेक्स ड्रॉप्स लिखते हैं कब्ज़ के लिए, और जेंडल लिखते हैं वर्म्स को किल करने के लिए। और फिर बता देना है कि उसको आपने किस तरह से 3rd डे पे लेना है, फिर 10th डे पे और फिर 3rd मंथ पे लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन।